अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेंटोर फुरकान शाहिद और आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस को। एक इंतहाई अहम टॉपिक है इंडस्ट्रीज़ के, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के भी एतबार से और स्टडी बेस के भी एतबार से बहुत अहम टॉपिक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ शामिल हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ इसके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया और रिक्रूटमेंट और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह से रिलेटेड जितने भी इसके अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर, आज हम उन चीज़ों को बारी बारी डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस बेसिकली एक एक्टिविटी है जो कि एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, उनकी हाई परफॉर्मेंस के लिए यूज़ की जाती है। इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं जिसके अंदर जिसका मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शामिल है। उसके बाद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, उसकी कैरियर डेवलपमेंट, उसके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स, ये तमाम एक्टिविटीज़ ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम के अंदर शामिल होती हैं। तो इसको हम आज बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो ऑर्गेनाइजेशन की करंट और फ्यूचर की नीड को देखा जाता है, जिसके अंदर एचआर की प्लानिंग की जाती है। द फर्स्ट वन एक्टिविटीज़ इज़ एचआर प्लानिंग, जिसके अंदर एचआर की प्लानिंग की जाती है। उसमें कंपनी की, एक अदारे की, एक ऑर्गेनाइजेशन की जो करंट नीड और फ्यूचर नीड को असेस किया जाता है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि किस तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन और किस तरह की जॉब स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए अपनी करंट और फ्यूचर की नीड को मीट करने के लिए। अब इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन से मुराद जो प्रैक्टिकली काम करना है, जो स्किल्स रिक्वायर हैं वो होता है, और जॉब स्पेसिफिकेशन से मुराद जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है उसको कहते हैं। इसमें हम कंपनी की करंट नीड और जो कंपनी ने इन फ्यूचर प्लान किया होता है उन सारी चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आता है। रिक्रूटमेंट में जितने भी कैंडिडेट होते हैं आपने उनको आइडेंटिफाई करना होता है, उस जो कैपेबल कैंडिडेट्स हैं उनको। अब इसके इंटरनल सोर्सेज भी हैं, इनके एक्सटर्नल सोर्सेज भी हैं कि आप किन किन तरीक़ों से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। लाइक आप सबसे पहले न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे डाल सकते हैं, लाइक आजकल रोज़ी रोड पीके चल रही है, ओएलएक्स पे डाल सकते हैं, आप फेसबुक पे पेज बना के डाल सकते हैं। उसके बाद एम्प्लॉई रेफरल्स होते हैं, लाइक एम्प्लॉई को पता है कि एक एम्प्लॉई काम कर रहा है, उसको पता है कि ये नेचर ऑफ जो कंपनी है, ये नेचर ऑफ जॉब है, तो मैं इसके लिए एक सूटेबल कैंडिडेट मैं अगर रेफ़र कर सकता हूँ तो वो भी रेफ़र कर सकता है। फिर आप जॉब फेयर्स करवा सकते हैं। फिर डिफरेंट एजेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट कैंडिडेट्स को ला सकते हैं। और इसमें आपकी जो प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी टेक पार्ट कर सकती हैं। फिर इसमें रिक्रूटमेंट भी आती है कि अगर आपने रिक्रूटमेंट करनी है तो उसके लिए जो सोर्सेज हैं वो मैंने बताए हैं। फिर रिक्रूटमेंट भी की जा सकती है। रिक्रूटमेंट किस तरह से, एक एम्प्लॉई है जो कॉन्ट्रैक्ट पे है उसका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू ना किया जाए, या एक पोस्ट खाली है उसको दोबारा से फिलअप ना की जाए, या फिर डाइवर्सिटी कर दी जाए यानी मुतबादिल ज़रिया प्रोवाइड कर दिया जाए, या गोल्डन हैंडशेक का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में 2005-6 में मेरे ख्याल से आया था, जिसमें बहुत सारे पीटीसीएल के वर्कर्स को गोल्डन हैंडशेक दे के जॉब से फारग कर दिया गया था। तो उसके उसके बाद इसके जो एम्प्लॉयज़ के जो वीक्स हैं काम करने के उनको कम कर दिया जाए, उनका पे स्केल कम कर दिया जाए। तो इस तरह से रिक्रूट किया जा सकता है डिफरेंट लोगों को। उसके बाद जो आता है आगे इसकी एक्टिविटी, वो सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपने ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग देखी है, फिर उसके बाद आता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फिर उसके बाद सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, हम जितने भी जो कैपेबल, इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनाते हैं कि हमने किस किस तरह से सिलेक्शन करनी है डिफरेंट कैंडिडेट्स में से जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होते हैं। इसका डेफिनेशन में अगर जाएँ तो द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग जॉब एप्लीकेंट्स
to ensure that the most appropriate candidates are hired. ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ वो इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से आप बआसानी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इसमें आप या तो करेक्ट सिलेक्शन करते हैं या करेक्ट रिजेक्शन करते हैं या इनकरेक्ट सिलेक्शन करते हैं या इनकरेक्ट रिजेक्शन करते हैं। फिर अब इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर एक दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 इज़ रिलायबिलिटी, नंबर 2 इज़ वैलिडिटी। अब वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी है रिलेशनशिप होना चाहिए एक जॉब जिसके लिए एक पर्सन को हायर किया जा रहा है उसके दरमियान, और जो क्राइटेरिया रखा गया है एक कैंडिडेट को हायर करने का, उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप होना चाहिए। और रिलायबिलिटी क्या है? जो क्राइटेरिया रखा गया है उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो ये ना हो कि वो बदलता रहे। अब आपने एक कैंडिडेट को जज करना है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, तो उसके उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपके पास चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप एक कैंडिडेट को जज कर सकते हैं। आपने कैंडिडेट को अगर जज करना है, मैं इंटरव्यू के लिए गया हूँ या आप लोग भी जाते हैं, तो हम कैसे एक अपने इंटरव्यू देंगे या वो हमें जज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन वाले, वो हमें या एक रिटन एप्लीकेशन फॉर्म दे देते हैं या हमारा बायोग्राफी फॉर्म दे देते हैं या हमारा रिटन टेस्ट ले लेते हैं या फिर हमारे से इंटरव्यू कर लेते हैं, या फिर हमारा जो जिस तरह बैंक्स में हायरिंग होती है तो उसके बाद वो फिज़िकल वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो दीज आर सम थिंग्स जो सिलेक्शन के अंदर यूज़ होती हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन का फेज़ आता है। ओरिएंटेशन के अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनकी ओरिएंटेशन करवाई जाती है। कहाँ से ओरिएंटेशन करवाई जाती है? एक ओरिएंटेशन करवाई जाती है उनकी जॉब से रिलेटेड, और दूसरी ओरिएंटेशन करवाई जाती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। एक ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एंड द सेकंड वन इज़ उनकी जॉब से रिलेटेड। जॉब से रिलेटेड उसको उसका काम बताया जाता है, जॉब की डिस्क्रिप्शन बताई जाती है, उसको स्किल्स बताई जाती हैं जो जो चाहिए होती हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन अगर जो ऑर्गेनाइजेशन की कहें तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, उनके नॉर्म्स, उनके कल्चर, उसके बारे में उसको बताया जाता है। उसके बाद आ जाती है एम्प्लॉय ट्रेनिंग। एम्प्लॉय ट्रेनिंग से मुराद ये है कि आप ने जो कैंडिडेट जिसको सिलेक्ट किया है उसको ट्रेंड किया जाए टू मीट द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसको इसलिए आपने हायर किया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को मीट करने में, हाई परफॉर्मेंस देने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपने डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन टूल्स यूज़ किए हैं उसको हायर करने के लिए। अब उसमें उसकी डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग होती है, इंटरपर्सनल ट्रेनिंग होती है, उसमें अब उसकी कोचिंग की जाती है, उसमें उसकी लीडरशिप स्किल्स उसको उभारा जाता है, उसमें जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उनको उभारा जाता है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को देखा जाता है कि अगर वो फ्लोर मैनेजर है तो उसको ऑन द फ्लोर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसने किस तरह से डील करना है। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स आती हैं। अब टेक्निकल स्किल्स क्या है? टेक्निकल स्किल्स के मशीनरी पे उसने अगर काम करना है, एक मशीन को देखना है, तो वो किस तरह से उस मशीन के ऊपर काम करेगा, क्या सेफ्टी मेजर्स होंगे, कितने घंटे काम करना है, और उस तरह के ताकि वो हमें हाईली परफॉर्मेंस दे सके। उसके बाद आ जाती हैं बिज़नेस। बिज़नेस से रिलेटेड मतलब फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल, कस्टमर सर्विस, इस तरह की जो स्किल्स होती हैं। फिर मैंडेटरी स्किल्स में सेफ्टी है, हेल्थ से रिलेटेड है। फिर उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट जो मैंडेटरी कानूनी तौर पे जो ट्रेनिंग होती है वो दी जाती है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं और डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं और पर्सनल स्किल्स हैं जिसमें उसकी जो कैरियर प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। अब ये जो लेक्चर है मैं फिर बता रहा हूँ, इसकी जो तमाम नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं टाइप कर दूँगा, आप वहाँ से बआसानी इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। क्योंकि ये टॉपिक ना बहुत लंबा है तो इस लिहाज से मैं इसको मुख्तसरन बयान कर रहा हूँ,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस है। अभी जो डेफिन इसके अंदर एक्टिविटी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब एम्प्लॉई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से क्या मुराद है? एम्प्लॉई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से मुराद ये है कि क्या एम्प्लॉई हमारे तयशुदा स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। एम्प्लॉई हमारे गोल्स अचीव करने में, हमें हाईली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में, हमें एफिशिएंटली अफेक्टिवली काम करने में मदद कर रहा है या नहीं कर रहा, वो कंपनी के लिए सूटेबल है या नहीं है। इस चीज़ को चेक करने का नाम एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट प्रोसेस कहेंगे। अब इसके जो चैनल्स हैं, इसके डिफरेंट चैनल्स हैं जिसके ज़रिए से आप एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। लाइक 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक क्या होता है? आपने अगर एक मैनेजर को जज करना है तो आप ना सिर्फ उसके अबव लेवल जो सीनियर स्टाफ है उससे उसके बारे में राय लेंगे, बल्कि उसके जूनियर्स से भी उसके बारे में राय लेंगे। और अगर दोनों की राय को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करेंगे। फिर पर्सनालिटी कंपैरिजन होता है कि अगर एक शोबे का मैनेजर है और उसको दूसरी पर्सनालिटी के साथ उसको कंपैरिजन किया जाता है कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है। फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आता है कि ऑब्जेक्टिव अचीव करने के अंदर मैनेजमेंट के जितने भी सेटअप गोल्स हैं उनको अचीव करने के अंदर एक मैनेजर या एक सबॉर्डिनेट या एक वर्कर कितना काम कर रहा है और उसका आउटपुट कितना आ रहा है, कितना एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली वो काम कर रहा है, इस चीज़ को देखा जाता है इन डिफरेंट टेक्निक्स के साथ, जिसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं, 360 डिग्री फीडबैक कहते हैं, फिर मल्टीपल पर्सन कंपैरिजन कहते हैं। उसके बाद जो एक्टिविटी आती है उसे कहते हैं कंपनसेशन एंड बेनिफिट। कि एक एम्प्लॉई जो हायर किया गया है उसकी इतनी नॉमिनल पेज और जो रखी जाए वो इतनी नॉमिनल हो, उसके जो बेनिफिट्स हों कि ताकि वो, अगर हम उसको हायर करने के बाद अगर स्किल प्रोवाइड करते हैं तो वो ये ना हो कि वो हम आज उसे हायर करें और 2 महीने या 3 महीने बाद वो छोड़ के चला जाए। एक अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एम्प्लॉयज़ को अपना असासा समझते हैं और असासा समझ के उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं। क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉई हैप्पी है तो वो आपको हाई परफॉर्मेंस देगा, अच्छी प्रोडक्ट देगा, कस्टमर सर्विस में बेहतरी लाएगा, आपको अच्छी सजेशंस देगा। और अगर वो नाखुश है, उसकी पे थोड़ी है, उसके बेनिफिट्स कोई नहीं, उसको छुट्टियां कोई नहीं, उसके कोई आप नीड्स का ख्याल नहीं रख रहे, उसको डे टाइम में, उसको इवनिंग में, उसको इन शॉर्ट कहा जाए कि रगड़ा लगा रहे हैं, तो वो फिर काम में आपके बेहतरी लाने में हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो इसमें कहा जाता है कि इसके ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। लाइक कंपनी का साइज़ कितना है, जोग्राफिकली कंपनी कहाँ पे है, उसकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन क्या है, आपकी एजुकेशन की क्या स्टेटस है, आपकी तालीम कितनी है, आपके स्किल किस लेवल की हैं। सो दीज आर सम फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि रिवार्ड और बेनिफिट किस तरह का होगा। फिर उसके बाद आ जाता है कैरियर डेवलपमेंट। अब जो कैरियर डेवलपमेंट है उसके अंदर आ जाता है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में किन किन पोजीशंस के ऊपर रहा है, और ये एक अनस्किल्ड वर्कर से ज़्यादा एक स्किल्ड वर्कर के लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है कि वो किस तरह से एक अनस्किल्ड से स्किल्ड वर्कर की तरफ गया है। तो उसके अंदर वो ये चीज़ें फैक्टर्स जो आते हैं वो देखा जाता है कि वो उसने अपनी जॉब को कितना एंजॉय किया है, उसका पे टाइम क्या है, उसको वहाँ से पैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, उसकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर एक एम्प्लॉय खुश है एक जगह पे, उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, उसका जो तमाम मामलात हैं वो चल रहे हैं ज़िंदगी, तो वो अपनी जॉब नहीं छोड़ता, फिर वो वहीं पे कंसिस्टेंटली चलता रहता है और अपग्रेड होता रहता है।
लेकिन मैंने जितना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मेरी डीलिंग रहती है, तो मैंने हमेशा ये चीज़ देखी है कि ऑलवेज़ टेक शॉर्ट स्टेप्स। अगर आप शॉर्ट स्टेप्स नहीं लेते, वहीं पे जमे रहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट स्टेप्स लेते हैं तो आप ऊपर की तरफ जाते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ये बैक गियर भी लग जाता है, पीछे भी आना पड़ जाता है, लेकिन आगे की तरफ जाना ये ज़्यादा बेहतर है कि आपको कोई थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिल रहा है, या आपको थोड़ी सी पोस्ट में अपग्रेडेशन मिल रही है, एक अच्छी बड़ी फर्म में आप जा रहे हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, आप उसको देख के जा सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था। और अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।